Hello dear students, today we are going to discuss fundamental unit of life, first chapter of biology portion। तो आज हम जो यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं बैकग्राउंड इसके सेल डिस्कवरी के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे 1665 के आसपास रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। एक्चुअली उन्होंने सेल नहीं देखा था, उन्होंने सेल वॉल देखा था कॉर्क पीस में से। उन्होंने क्या किया था कि एक कॉर्क की स्लाइस काटी और अपने खुद बनाए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप से उसको विजुलाइज किया तो उन्हें कुछ कंपार्टमेंट जैसे नज़र आए होंगे, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट वहाँ पर नज़र आया उनको, और इन्होंने कहा इसको कि ये सेल है। एक्चुअली बाद में ये पता चला कि ये सेल पूरी सेल नहीं बल्कि सेल वॉल उनको नज़र आई थी, तो ये इन्होंने कॉर्क सेल में किया। उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। 1674 में लीवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में से थोड़े से इम्प्रूव माइक्रोस्कोप को यूज़ किया और उस पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की कि सेल के अंदर कुछ डार्क स्टेन स्ट्रक्चर नज़र आता है, उसको उन्होंने कहा न्यूक्लियस। परकिंजे ने बताया कि सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो 1839 के आसपास परकिंजे ने बताया कि सेल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। बाद में स्लाइडेन एंड सॉन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी बताई। सेल थ्योरी क्या थी? उन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब बने हैं सेल से। मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। फिर एक साइंटिस्ट आए विर्चोव, इन्होंने अपना आइडिया दिया कि अगर कोई भी सेल है तो वो अचानक से नहीं आई है, वो पहले से प्रेजेंट सेल से ही डेवलप हुई है। मीन्स व्हाट? एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये तब की बातें हैं जब माइक्रोस्कोपी उतनी डेवलप नहीं थी। आज तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम सेल ऑर्गेनेल के डिफरेंट पार्ट्स को भी जानते हैं, अच्छे से देखते हैं। 1940 के आसपास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इजाद हुआ और उसके बाद सेल ऑर्गेनेल जैसे स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर कंपार्टमेंटाइजेशन पाए जाते हैं उनकी स्टडी सामने आई। आइए फिलहाल हम लोग बात करते हैं अगर कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। अब ये सेल क्या है? अगर दोस्तों हम किसी वॉल को देखें तो जिस तरीके से वॉल छोटी छोटी ब्रिक से बनी होती है, उसी तरीके से टिश्यू या पूरा ऑर्गेन या पूरा एनिमल या प्लांट भी छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट से, जिसको हम बोलते हैं सेल। तो सेल जो है आपको तो अभी समझ में आ गया कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब ये फंक्शनल कैसे है भाई? फंक्शनल कैसे है? चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो भी रिएक्शंस होते हैं, वो सब कहाँ होते हैं? सेल के अंदर। अगर माने सेल, तो सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन हो रहा है। अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। एनिमल की बात करें, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग आर टेक प्लेस इन द सेल। दैट्स व्हाई सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर जो चीज़ें स्ट्रक्चरल हैं, फंक्शनल हैं, वही तो होंगी फंडामेंटल यूनिट। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो वो है सेल, और सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ओके, तो आइए अगर हम बात करें कि सेल बेसिकली दो कैटेगरी में कैटेगराइज की गई है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस
एंड अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, इस बेसिस पर सेल को दो ब्रॉडर कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक को कहा गया प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को कहा गया यूकैरियोटिक सेल। अब इनको एक एक करके समझते हैं, क्योंकि अगर सेल की बात हम यहां पर कर रहे हैं तो सेल की कैटेगरी, जो बेसिक कैटेगरी है, उसको समझना होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मतलब हुआ? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, एंशिएंट, पुरानी, और जो चीजें पुरानी होंगी उसमें एडवांसमेंट कम होगी। तो प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, और ये वर्ड जो लिया गया है कैरियोटिक, ये लिया गया है कैरियन वर्ड से, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी ऐसी सेल जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो, एडवांस न्यूक्लियस ना हो, उसको हम बोलेंगे क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर लें, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। तो अगर यहां पर यह डिस्कशन हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, तो सबसे पहले हमें एडवांस न्यूक्लियस कैसा होता है वो समझना होगा। आइए बात करते हैं यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब ट्रू, और आपको पता है कैरियोटिक वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी ऐसी सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो हम पहले एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सेल है और सेल के सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि एक ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, और अगर ट्रू न्यूक्लियस जैसा न्यूक्लियस ना हो तो वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। तो बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आप यहां पर देख सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं है, छोटे छोटे निक का मतलब बहुत माइन्यूट गैप प्रेजेंट है, और इन गैप्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इनको हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। आपको पता है कि ये साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि ये साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट ए कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ सम निक्स एंड सच गैप्स आर नोन एज न्यूक्लियर पोर, जिससे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मटेरियल का ट्रांसफर होता है। इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे जो बाद में कंडेंस होकर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम्स बनाएंगे। ओके, तो एक एडवांस न्यूक्लियस में आपने क्या देखा? एडवांस न्यूक्लियस में आपने देखा कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग न्यूक्लियर पोर, ओके, क्रोमेटिन फाइबर्स जो बाद में कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाएंगे। मोर देन 2 क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर आपको नजर आता है सेल के अंदर। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो वो ट्रू न्यूक्लियस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अगर हम किसी प्रोकैरियोटिक सेल को ड्रॉ करें यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, आइए सबसे पहले ड्रॉ हम लोग करते हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को। और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैक्टीरिया हो गई, बैक्टीरियल सेल एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ये भी एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो हम एक बैक्टीरिया का टिपिकल स्ट्रक्चर आपको सामने यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे तो सबसे ऊपर इस तरीके से बैक्टीरियल सेल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये बैक्टीरिया की सबसे ऊपर जो प्रेजेंट है ये सेल वॉल है,
और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। इस पेप्टाइडोग्लाइकन को हम म्यूरिन भी बोल देते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड है ये, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और पाया जाएगा इसके। ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं कंटिन्यूअस लाइनिंग, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन इसको शो करते हैं, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। आउटर बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि भाई अगर सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया किसकी बनी है? सिंपली फास्फोलिपिड की बनी है, फास्फोलिपिड की बनी है। गॉट इट? अब आप देखेंगे कि ये जो सेल की सेलुलर बाउंड्री बना दी गई है बैक्टीरियल सेल की, उसके अंदर इस तरह से साइटोप्लाज्म भरा होगा। यहाँ पर कोई डिफिनिट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो इसके क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसे जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल है इसका, ये ऐसे ही फ्लोट करता रहता है इस फ्लूइड में। किस फ्लूइड में? साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्लोट करता रहता है। कौन? जेनेटिक मटेरियल। अब आप यहाँ पर देखिए कि जेनेटिक मटेरियल नेकेड है और ऐसे घूम रहा है साइटोप्लाज्म में, फ्लोट कर रहा है। जबकि हम एक अगर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इसमें जेनेटिक मटेरियल इज कन्फाइंड विद इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक कन्फाइंड बाउंड्री पाई जा रही है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, इसको हम ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे। और ऐसी स्थिति में जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल केवल फ्लोट कर रहा है विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर बाउंड्री, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। अब यहाँ पर अगर ऐसा कोई बाउंड्री होता तो आप कहते कि ये यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पर कोई सेलुलर बाउंड्री नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे फ्लोट कर रहा है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। गॉट इट? आइए और कुछ बातें कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है बच्चों, यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। डिफिनिट सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, अब्सेंट होते हैं। मीन्स व्हाट? आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा, गोल्गी अपरेटस का नाम सुना होगा, राइबोसोम्स का नाम सुना होगा। अच्छा, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल हैं। ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर डिफिनिट सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब अब्सेंट होते हैं। तो फिर दोबारा एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि जैसे बैक्टीरिया भी लिविंग सेल है और हर एक लिविंग सेल को रिस्पिरेशन करना होता है और रिस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? तो आप नो डाउट बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया is meant for respiration, but in this case, in the case of bacterial cell, mitochondria is absent. तो इनका काम कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है हमें। आइए समझते हैं इसको। मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर नेकेड मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और जेनेटिक मटेरियल ऐसे फ्लोट करता रहता है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल अब्सेंट होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये मैंने आपसे पूछा कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये रिस्पिरेशन कैसे करेगी? इसके लिए ये जो आप देख रहे हो ना, इसका ये वॉल सबसे ऊपर कौन सी है? सेल वॉल। सेल वॉल के बाद आप देखिए, मैं इतने रीजन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऊपर आपको और अच्छे समझने के लिए। दिस इज द सेल वॉल, सबसे ऊपर वाली। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डबल लेयर। गॉट इट? और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर की तरफ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है।
यहाँ पर मैं अगर बनाऊँ ये आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनर जो लेयर है वो अंदर की तरफ धंस करके ऐसे इन्वेजिनेट करके कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसके अंदर भरे होते हैं रिस्पायरेटरी एंजाइम, यानी वो एंजाइम्स होते हैं जो रिस्पिरेशन को फैसिलिटेट कराते हैं। और इस स्ट्रक्चर का काम क्या है? बैक्टीरिया में रिस्पिरेशन को हेल्प करना, मतलब रिस्पिरेशन कराना। तो क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो रिस्पिरेशन कौन करा रहा है? ये स्ट्रक्चर करा रहा है। और दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मीजोसोम। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मीजोसोम। Mesosome is what? It is analogous to mitochondria because it helps in the respiration of bacteria, and structurally ये है क्या? When innermost layer of plasma membrane get invaginated towards cytoplasm and form an finger-like projection, then such structure is known as mesosome. And this mesosome consists of many respiratory enzymes which help in the respiration. गॉट इट? तो ये एक डिफरेंस आपको मैंने बताया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। अच्छा, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पर ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी और ये माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पिरेशन में हेल्प करेगी। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में यही डिफरेंसेस नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आज पहली क्लास थी हमारी आपकी, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया मैंने यहाँ पर। In next lecture we will discuss more about the differences between prokaryotic and eukaryotic cell. I think आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू।